नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश चंद्र भास्कर आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज का जो लेक्चर है वो है समाजीकरण। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में ये देख चुके हैं कि समाजीकरण किसे कहते हैं और समाजीकरण भिन्न भिन्न अवस्थाओं में किस तरीके का होता है उसे हम लोगों ने सीखा। आज हम लोग सीखेंगे कि समाजीकरण करने वाली जो एजेंसियां हैं या संस्थाएं हैं या माध्यम हैं, वे कौन कौन से माध्यम हैं जिससे बालक का समाजीकरण होता है। उसमें हम लोग देखें कि जो समाजीकरण करने वाले जो साधन है या माध्यम है या ये कहें कि एजेंसी ऑफ सोशलाइजेशन, उसमें हम देखें तो जो पहला साधन है वो है प्राथमिक समाजीकरण माध्यम, जिसे हम प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंसी कहते हैं, और दूसरा है द्वितीयक समाजीकरण माध्यम जिसे हम सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी कहते हैं। यहाँ पर देखें कि जो प्राथमिक समाजीकरण माध्यम है उसके तहत हम मुख्य रूप से 5 को रख सकते हैं और भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं परिवार की, पड़ोस की यानी आसपास के लोग, और साथियों का समूह, विवाह और भाषा। और यहाँ पे हम देखें तो जो द्वितीयक समाजीकरण का माध्यम है उसे हम देखें तो पहला है आपका शैक्षणिक संस्थाएं, दूसरा है धार्मिक संस्थाएं, तीसरा है सांस्कृतिक संस्थाएं, चौथा आर्थिक संस्थाएं और पांचवा है राजनीतिक संस्थाएं। इन संस्थाओं के माध्यम से जो बालक का समाजीकरण होता है वो बहुत प्रभावी तरीके से होता है। ये कहें कि बालक समाज के जो मानदंड होते हैं, समाज की जो प्रत्याशाएं होती हैं, उनको बहुत ही आसानी से सीखता है, या ये कहें कि बालक का जो समाजीकरण होता है इन संस्थाओं के माध्यम से बहुत ही तेजी से होता है और एक सही तरीके से बालक का व्यवहार बदलता है। तो हम लोग सीखते हैं समाजीकरण में प्राथमिक समाजीकरण का जो माध्यम है उसमें परिवार। एक एक बिंदु को हम लोग डिस्कस करते हैं ताकि हम जो प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं उससे संबंधित अगर प्रश्न आता है तो हम उसे आसानी से कर सकें। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि परिवार क्या है। तो जो हम लोगों का समाजीकरण का पहला माध्यम है वो है आपका परिवार। परिवार, फैमिली जिसको कहते हैं हम। यहां पे हम देखें कि जो परिवार होता है वह बालक के समाजीकरण के तरफ ले जाता है। तो उसमें ये जो परिवार है सबसे पहला, या ये कहें कि यह प्राथमिक समूह है, प्राथमिक समूह है। और यह प्राथमिक समूह होता है तो इनके जो सदस्य होते हैं जैसे चाचा चाची, आपके माता पिता और भाई बहन, ये सभी लोग प्राथमिक समूह के अंतर्गत आते हैं और इनमें बहुत ही घनिष्ठ संबंध होता है, घनिष्ठ संबंध। और जब इनमें घनिष्ठ संबंध होता है तो बालक पे सबसे ज्यादा प्रभाव ये डालते हैं, या ये कहें कि बालक का जो शुरुआती समाजीकरण होता है वो परिवार से शुरू होता है, और परिवार में भी सबसे पहले माता पिता से होता है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो बालक है उसका जो समाजीकरण होता है तो इसमें हम देखें कि पहली अंतःक्रिया जो बालक का होता है वो होता है माता पिता से, माता व पिता से होता है। और जब बालक का या बालक की जो अंतःक्रिया माता पिता से होती है तो बालक के अंदर शुरुआती दौर में, यानी कि जब वो बालक बाल्यावस्था से शैशवावस्था से होकर गुजरता है तो उसी के दौरान बालक के अंदर प्रेम, त्याग, बलिदान, सहयोग, क्षमा, परोपकार आदि के भाव शुरुआती दौर में ही माता पिता से बच्चा ग्रहण करने लगता है। तो जब ये बच्चे का समाजीकरण होता है तो समाजीकरण को प्रभावित करने वाले जो मुख्य रूप से माता पिता से संबंधित हैं वो मुख्य रूप से 2 पहलू संबंधित हैं। उन पहलुओं की बात करें तो हम देखते हैं कि जो शुरुआती दौर में जो माता पिता से समाजीकरण होता है तो वे
कौन से पहलू हैं जो बालक के समाजीकरण को प्रभावित करते हैं, तो यहां देखें तो कह सकते हैं समाजीकरण को प्रभावित करने वाले दो पहलू। और यहां पे देखिए कि जो ये दो पहलू हैं इनके शब्द हैं और ये शब्द ही आपसे पेपर में पूछे जाते हैं अक्सर, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। तो वे जो दो पहलू हैं उनको अगर हम देखें तो दो भागों में बांट सकते हैं। एक पहला है हार्दिकता और उसमें है विद्वेष। तो एक पहलू है हमारा हार्दिकता विद्वेष, दूसरा जो पहलू है वो है प्रतिबंधकता और एक है आपका अनुज्ञामकता। यानी कि जो बालक है उसके अंदर जब समाजीकरण होता है माता पिता के माध्यम से, यानी कि एक परिवार के प्रमुख सदस्य के माध्यम से, तो उसमें हार्दिकता और विद्वेष तथा प्रतिबंधकता और अनुज्ञामकता समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। अगर हम देखें कि हार्दिकता क्या है, तो जब हार्दिकता की बात आती है तो जब माता पिता बालक के साथ अधिक दुलार, प्यार और स्नेह दिखाते हैं, तो इस दौरान बालक में जो समाजीकरण होता है, समाजीकरण वह तेजी से होता है। और यहां पे देखिए कि हार्दिकता के एवज में, यानी कि जब माता पिता बच्चे के साथ दुलार प्यार स्नेह दिखाते हैं तो बच्चे का समाजीकरण तेजी से होता है, और जब समाजीकरण तेजी से होता है माता पिता के द्वारा तो बच्चे के अंदर सुरक्षा की भावना, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के गुण उपजने लगते हैं। ये कहें कि जब बालक का हार्दिकता यानी माता पिता उसके साथ दुलार प्रेम स्नेह दिखाते हैं तो बालक के अंदर सुरक्षा, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास आदि के भाव जागने लगते हैं और बच्चे का समाजीकरण बहुत तेजी से होता है। लेकिन वहीं पे हम देखें कि जब माता पिता बच्चे को डांटते हैं, पीटते हैं, गाली गलौज करते हैं तो बच्चे के अंदर विद्वेष के भाव जागृत होते हैं। और जब बच्चे के अंदर विद्वेष का भाव जागृत होता है तो जो बच्चे का समाजीकरण है वो प्रभावित होता है। ये कहें कि समाजीकरण नहीं होता है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि समाजीकरण के जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, एक है हार्दिकता और विद्वेष। तो पेपर में आपसे इस शब्दों को देने के चांस बहुत ज्यादा बनते हैं कि आखिर हार्दिकता क्या है, विद्वेष क्या है, कब, जब बालक का समाजीकरण होता है माता पिता से। वहीं पे देखें कि जो दूसरा पहलू है परिवार से संबंधित माता पिता से, वो है प्रतिबंधकता और एक है अनुज्ञात्मकता क्या है और प्रतिबंधकता क्या है। तो यहां पे देखें कि जब माता पिता बच्चे को ये कहें कि स्वतंत्र बहुत छोड़ते हैं, या यहां से ये भी चीज समझने की है कि जो अनुज्ञात्मकता है, तो जब यहां पे माता पिता को देखा जाए कि बहुत ज्यादा स्वतंत्र छोड़ देते हैं, और कभी आपने देखा होगा कि माता पिता बहुत ज्यादा बच्चे पर प्रतिबंध लगाते हैं। तो जब माता पिता बच्चे पर बहुत ज्यादा प्रतिबंध लगाते हैं, यानी कि उसे
स्वतंत्र होकर कहीं जाने नहीं देते, कहीं जाने नहीं देते, उसके ऊपर प्रतिबंध इतना लग जाता है कि वह कोई कार्य नहीं करता स्वतंत्र होके। तो यहां पे देखें कि बच्चे का जो होता है समाजीकरण बहुत धीमा हो जाता है, या ये कहें कि जो समाजीकरण की प्रक्रिया है, करण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। वहीं पे देखा जाए कि अनुज्ञात्मकता का अर्थ है कि जब माता पिता बच्चे पर शायद ही कोई प्रतिबंध लगाते हों, यानी कि बच्चे को बहुत अधिक स्वतंत्र छोड़ते हैं। तो जब बच्चे को बहुत अधिक स्वतंत्र छोड़ते हैं, तो भी बच्चे का समाजीकरण की जो प्रक्रिया होती है वो बहुत धीमी होती है। जैसे इसको ऐसे समझा जाए कि बहुत ज्यादा बच्चे को आप प्रतिबंध लगा दिए, तो बच्चा अपने मस्तिष्क से, या ये कहें कि स्वतंत्र विचारधारा से कोई कार्य नहीं करता है। वह डरता है कि ये काम करेंगे तो ये गलती होगी, तो माता पिता डांटेंगे। तो वह स्वतंत्र रूप से जो सृजनशीलता है, या ये कहें कि नयापन है, उसके अंदर आता नहीं है। इसके कारण उसका समाजीकरण भी धीमा हो जाता है। और वहीं पर जब बच्चे को ज्यादा स्वतंत्रता दे दी जाती है तो बच्चा बिगड़ जाता है। नियंत्रण चाहिए, बच्चे पर नियंत्रण करना है, लेकिन कितना, जितना उचित हो उतना। अगर आप अधिक स्वतंत्रता दे देंगे तो बच्चे का जो समाजीकरण है, या ये कहें कि जो समाज ने मापदंड बना रखे हैं, उन मापदंडों को मानता नहीं है और उससे वो बाहर निकल जाता है, इसलिए उसका समाजीकरण प्रभावित होता है। आइए हम लोग देखते हैं अगला जो इसका समाजीकरण का जो पहलू है वो है पड़ोस। पड़ोस को देखें, और साथियों का समूह। पड़ोस की बात करें तो जो परिवार होता है, परिवार से जैसे ही बालक बाहर निकलता है, यानी कि चलना फिरना शुरू कर देता है, तो उसके साथ परिवार के, या ये कहें कि परिवार से अलग जो उसके आसपास के लोग हैं, वो भी बच्चे को प्रभावित करते हैं। और वे बच्चे को जब प्रभावित करते हैं तो बच्चे का समाजीकरण भी प्रभावित होता है। अगला जो बिंदु इसमें आप देखेंगे कि वो है साथियों का समूह। अगर हम देखें, क्या बात की जा रही है? साथियों का समूह। जो साथियों का समूह होता है वह बहुत ज्यादा प्रभावित करता है समाजीकरण को। तो देखिए, साथियों का समूह कैसे समाजीकरण को प्रभावित करता है। साथियों का समूह, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि बालक के ऊपर साथियों का ज्यादा प्रभाव पड़ता है। जैसे ही बालक घर परिवार से बाहर निकलता है, वह कोई एक मित्र मंडली बनाता है। छोटे छोटे बच्चे भी हों तो और बड़े हों तो एक टोली बनाते हैं, मित्र मंडली बनाते हैं, और मित्र मंडली की बातों को ही वो मानते हैं। या ये कहें कि जो मित्र मंडली ने अपने आदर्श बना रखे हैं, विचारधारा जो बना रखी है, उसके आधार को ही ये जो बच्चा होता है वो मानता है। यानी कि जिस मित्र मंडली का या टोली का सदस्य होता है उसकी बात को वो ज्यादा मानता है, उसके नियमों और कायदे कानूनों को बहुत अधिक महसूस या मानता है। इस कारण बच्चे का जो समाजीकरण होता है उसको वो ज्यादा प्रभावित करता है। तो यहाँ पे हम देखें कि जो आपसे प्रश्न पूछेगा वो एक शब्द देगा कि साथियों का जो समूह है वो आप बालक के अंदर क्या विकसित करते हैं। तो देखें कि साथियों के समूह से विवेकी अंतःकरण विकसित करने में मदद करता है। ये विवेकी अंतःकरण क्या होता है? तो विवेकी अंतःकरण का जो अर्थ होता है वो होता है कि समाज ने कुछ मूल्य बना रखे हैं, तो सामाजिक मूल्यों को जानना और जानने के साथ साथ उनके अनुसार व्यवहार करना सीखने से होता है।
सीखने से होता है। ये कहें कि जो साथियों का समूह है वह बालक के अंदर विवेकी अंतःकरण विकसित करता है, या बालक के अंदर विवेकी अंतःकरण विकसित करने में साथियों का समूह मदद करता है। विवेकी अंतःकरण क्या होता है? तो वो होता है कि जो समाज ने मूल्यों को बनाया है उन मूल्यों को जानना चाहिए बालक को, और उन मूल्यों के अनुसार जब बालक व्यवहार करने लगता है तो कहा जाता है कि बच्चे का समाजीकरण हो गया है। आइए हम अगले बिंदु की तरफ चलते हैं। आखिर जो समाजीकरण है उसमें जो है विवाह है आपका, और आपका भाषा। विवाह और भाषा समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। विवाह से समझें अगर, तो विवाह में देखा जाए तो भिन्न भिन्न धर्मों के लोगों के साथ विवाह हो जाता है, भिन्न भिन्न जातियों के लोगों का एक साथ विवाह हो जाता है। तो यहाँ पे हम देखें कि भिन्न भिन्न संस्कृति से लोग एक दूसरे से विवाह के माध्यम से जुड़ते हैं, भिन्न भिन्न जाति के लोग विवाह के माध्यम से जुड़ते हैं, और उस समय एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति में हस्तांतरण हो जाता है, और एक जाति का दूसरे जाति से जो हस्तांतरण होता है उससे बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो समाजीकरण का भाव आता है वो बहुत ही दृढ़ स्थायी होता है। यानी कि विवाह के माध्यम से जो समाजीकरण बालक का होता है वह तेजी से भी होता है और वह दृढ़ होता है, यानी कि वो जल्दी उसमें परिवर्तन आप कर नहीं सकते। तो विवाह भी है और साथ में आपका भाषा भी बालक के समाजीकरण को प्रभावित करता है। आइए हम देखते हैं कि जो द्वितीयक समाजीकरण माध्यम है, जैसे शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं, ये कैसे समाजीकरण करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो जो शैक्षणिक संस्था है ये कैसे समाजीकरण करते हैं। तो शैक्षणिक संस्था में किसे हम शामिल करते हैं, तो शैक्षणिक संस्था के अंतर्गत स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय आदि को सम्मिलित करते हैं, और इन संस्थाओं में बच्चा अपने अध्यापकों के समीप होता है और पाठ्य पुस्तकों द्वारा नए ज्ञान प्राप्त करता है। यानी कि जो बच्चा होता है जब वो शैक्षणिक संस्था में जाता है तो वहाँ पे शिक्षकों से उसका संपर्क होता है, फिर साथ में भिन्न भिन्न संस्कृति से आने वाले बच्चों से उसका संपर्क होता है और उसका समाजीकरण होता है। वह कैसे? शिक्षक के साथ भी और बच्चों के साथ तर्क वितर्क की क्षमता उसके अंदर विकसित होती है, घटना का कार्यकरण संबंध समझने का प्रयास करता है। इस तरह से शैक्षणिक संस्थाओं में बच्चों का संपूर्ण मानसिक विकास होता है और साथ में उसका समाजीकरण भी होता है। आइए अगले बिंदु को देखते हैं। अगला बिंदु है धार्मिक संस्थाएं। ये जो धार्मिक संस्थाएं होती हैं ये कहें कि धर्म के माध्यम से बालक का समाजीकरण होता है। भिन्न भिन्न धर्मों के लोग होते हैं और भिन्न भिन्न धर्मों में संस्कार अलग अलग होते हैं, और बालक उस संस्कार के तहत ये कहें कि उस धर्म के तहत अपने आप को धारण करता है। धर्म की परिभाषा होती है धर्म इति धार्यते, यानी जिसे धारण किया जाए वही धर्म है, और जो धारण करते हैं वो कैसे दिखाई देता है, वो आपके व्यवहार में दिखाई देता है। इसलिए बालक का जो समाजीकरण होता है उसमें धार्मिक संस्थाएं भी प्रभावित करती हैं। व्यक्ति के जीवन को सुचारू रूप से चलाने एवं नियंत्रण में धार्मिक संस्थाओं का महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे अब देखिए धार्मिक संस्थाओं में क्या एक चीज दिखता है कि उसमें ईश्वर, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, पुनर्जन्म आदि की चीजें बताकर धर्म के माध्यम से बच्चे को भयभीत किया जाता है ताकि वह कोई गलत कार्य न करे, और उस भयभीत में यानी कि भय में वह अपने आप को गलत चीजों से दूर रखता है। तब वह बच्चा क्या अपने अंदर ला जाता है? पवित्रता, न्याय, सच्चरित्र, कर्तव्य, दया, क्षमा, त्याग आदि गुणों के विकास में धर्म की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि संस्थाएं व्यक्ति को आदर्श नियमों के अनुरूप आचरण करने को प्रोत्साहित करते हैं। यानी कि इस तरीके के जो संस्थाएं हैं वो बालक को आदर्श नियमों को एब्जॉर्ब करने यानी कि ग्रहण करने के लिए प्रेरित करते हैं और बालक का समाजीकरण होता है। अगला जो बिंदु है वो है सांस्कृतिक संस्थाएं। सांस्कृतिक संस्थाएं
व्यक्तित्व एवं नैतिक विकास में योगदान देती हैं। सांस्कृतिक संस्थाएं जैसे संगीत अकादमी, संगीत अकादमी का अर्थ है जहां पे बालक जाकर संगीत सीखता है, और संगीत के लिए कहा जाता है फूड्स ऑफ सोल, फूड्स ऑफ सोल, यानी कि जो संगीत है वह आत्मा का भोजन है, आत्मा का भोजन माना गया है। और संगीत के माध्यम से भी बच्चे का समाजीकरण होता है, और साथ में संगीत अकादमी यानी कि जहां पे संगीत सिखाई जाती है। कवि सम्मेलन होते हैं, नाटक मंडली, क्लब आदि व्यक्तित्व विकास में उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। इन संस्थाओं के माध्यम से व्यक्ति अपने समाज के प्रथाओं, परंपराओं, वेशभूषा, साहित्य, संगीत, कला आदि से परिचित होता है। यानी कि सांस्कृतिक संस्थाएं बच्चे का समाजीकरण करती हैं। अगला जो हम लोगों का बिंदु है वो है आर्थिक संस्थाएं। देखिए, आर्थिक संस्थाओं का अर्थ होता है कि बालक या व्यक्ति अब अर्थ से जुड़ने जा रहा है, कुछ पैसे कमाने की कोशिश करता है, और ये संस्थाएं भी जीने का तरीका सिखा देती हैं। यानी कि जो समाज का मापदंड होता है उसमें अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है। तो क्या है कि आर्थिक संस्थाएं व्यक्ति को स्वयं एवं परिवार के जीविकोपार्जन के योग्य बनाती हैं। जैसे कार्यालय है, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, विभिन्न आर्थिक संघ आदि वह तरीका बताते हैं कि हम बाजार, बस, दुकान आदि जगहों पर कैसा व्यवहार करें। हमें हमारे अधिकारों का भी बोध कराती हैं। साथ ही ये संस्थाएं लोगों में सहयोग, प्रतिस्पर्धा और समायोजन का भाव पैदा करती हैं। यानी कि जो आर्थिक संस्थाएं होती हैं जहां पे आप जाते हैं अपने आर्थिक क्रियाकलापों को करने के लिए, जैसे बाजार हुआ या जिस जगह आप काम करते हैं वहां पे, तो वहां पे एक दूसरे के साथ कैसे रहें। बाजार में हम किसी सामान को खरीदें तो किस तरीके से खरीदें, ऐसा कुछ न बोल दें कि दुकानदार आपको दे न पाए। देखते होंगे कि जब बच्चे का समाजीकरण हो जाता है, आर्थिक समाजीकरण, तो वह मार्केट में जाता है और बहुत से सामान के दाम को बहुत कम कीमत में लेकर आता है। वो क्या है? समाजीकरण है। वो अब मार्केट में बात करने के योग्य है। वो अब प्रभावित कर लेता है किसी चीज को कम रेट पर लेने के लिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो आर्थिक संस्थाएं भी बच्चे के अंदर सहयोग, प्रतिस्पर्धा और समायोजन का भाव पैदा करती हैं। वहीं पे हम देखें कि राजनीतिक संस्थाएं, अब यहाँ पे देखा जाए कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, संसद, विधायिका, कार्यपालिका आदि व्यक्ति को कानून, शासन, प्रशासन, अधिकार, कर्तव्यों का बोध कराती हैं, और साथ में लोकतांत्रिक एवं तानाशाही या सैन्य शासन के समाजीकरण में बहुत अंतर पाया जाता है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लोकतांत्रिक और तानाशाही या सैन्य शासन में समाजीकरण में बहुत अंतर पाया जाता है। जहाँ पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होगी वहाँ पे लोगों को अपने अधिकार मिलते हैं, लोग अपनी बातों को रख सकते हैं, लेकिन तानाशाही व्यवस्था में या सैन्य शासन में कोई भी व्यक्ति या जो लोग वहाँ की जनता है वो अपनी बातों को सही तरीके से नहीं रख सकते, उनके अधिकारों का हनन होता है और वो स्वतंत्र तरीके से रह नहीं सकते। अर्थात वहाँ की ये जो संस्थाएं हैं ये वहाँ के लोगों का समाजीकरण को प्रभावित करती हैं। जो तानाशाही शासन व्यवस्था में रहता है उसका समाजीकरण अलग होगा, और जो लोकतंत्र में रहता है तो उसका भी समाजीकरण अलग तरीके से होता है। तो वही बताई जा रही बातें। राजनीतिक संस्थाएं, फिर तानाशाही में व्यक्ति के अधिकार समाप्त रहते हैं, जबकि लोकतंत्र में व्यक्ति के अधिकार एवं कर्तव्य सुनिश्चित होते हैं कि लोकतंत्र के तहत आपको ये कर्तव्य हैं और आपको ये अधिकार प्राप्त हैं, वो दिए जाएंगे। राजनीतिक दलों द्वारा जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे समाज में समन्वय स्थापित होता है। प्रशिक्षण का अर्थ यह है कि बालक को या व्यक्ति को उस लायक बनाया जाता है कि वह अपने समाज में अपने आप को स्थापित कर सके। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो बालक का जो समाजीकरण है उसको प्रभावित करती हैं, या ये कहें कि बालक का समाजीकरण इनके माध्यम से होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समाजीकरण को देखा पिछले क्लास में,
इसमें हम लोगों ने समाजीकरण करने वाले साधन और माध्यमों को देखा। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और एक नए टॉपिक के साथ, जो कि आपको केवीएस में निश्चित सफलता दिलाने में सक्षम हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।